होगा। अब हमारी बात पहले समझे, यहाँ से दांडी मार्च की तरफ से चले। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और पहले बात तो यहाँ पर डाला कहाँ, ये कहाँ से शुरू हुआ था? हाँ, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, ये साबरमती आश्रम से चलते हैं। और कहाँ? नवसारी। कहाँ है? गुजरात। नवसारी गुजरात, यहाँ तक उन्होंने यात्रा की है। और इसी नवसारी गुजरात जो पड़ता है, यहाँ अगर हम साबरमती आश्रम से अगर हम सीधे ये बात लिखे, साबरमती आश्रम से दांडी, दांडी नवसारी, नवसारी गुजरात, ऐसे बात लिखे, तभी तो दांडी यात्रा होगी। दांडी तक पहुंचे थे। इनमें अगर देखा जाए तो दूरी कितनी तय की थी? अच्छा ये बताइए, ये साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है? साबरमती अहमदाबाद गुजरात। याद रखना, जिनको नाम मालूम हो, साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है। और इनके इस आश्रम से यहाँ तक की दूरी 384 किलोमीटर या कुछ और। देखो बता दे, ये यात्रा तय की है 24 दिन। ठीक, अलग अलग किताबों में अलग अलग उल्लेख मिला है। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिला है। सबसे ज्यादा जो चीज मिली है वो 358 किलोमीटर मिली, 358 किलोमीटर। ठीक, ध्यान रखना, इसको कई जगह इसको अलग अलग एनसीईआरटी में मिलाना, तुमको 358 किलोमीटर इसकी दूरी तय की गई है। आपको बता दें, जब गांधी जी ने जब नेहरू रिपोर्ट प्रवाहित कर दी गई, तब गांधी जी ने सोचा कि अब हमारे कुछ नहीं होगा चिल्लाने से, अब ऐसा करते हैं कुछ और काम करते। तब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। और दांडी यात्रा केवल किसके लिए पहले शुरू करते हैं? ये कहाँ से? अपने आश्रम से निकलते हैं और दांडी नवसारी पहुंचते हैं। वहां पर गांधी जी ने क्या किया कि 78 अनुयायी, 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने यात्रा अपनी शुरू की थी। और अनुयायियों के साथ रवाना हुए। ये रवाना लिखा है, खाना मत समझ लेना। ठीक, रवाना हुए और रवाना होकर के कहाँ चल देते हैं? दांडी पहुंच जाते हैं। अब देखना, जैसे दांडी यात्रा शुरू की गई, पहले तो एक चीज और याद है, सहयोगी महिलाएं, सहयोगी महिलाएं। देखो, दांडी यात्रा में सहयोगी महिला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बात पूछी गई। इससे पहले सहयोगी महिलाएं नहीं, पुरुष नहीं एक भी पूछा गया आज तक कभी भी। सहयोगी महिलाओं में अगर देखा जाए, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी थी। और साथ में कौन सा? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू थी। और कौन सा? सरोजिनी नायडू थी। अनुसुईया बेन पटेल किसकी बहन है? अम्मालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन पटेल भी थी साथ में। और साथ में कौन था? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, अनुसुईया बेन पटेल। इतनी महिलाएं इनके साथ में थी यात्रा में सहयोग करने के। लगभग 24 दिन की यात्रा के बाद, 24 दिन की यात्रा के बाद, लगभग हमने शब्द लगाया लगभग। ठीक, लगभग 24 दिन की यात्रा के बाद। पहले तो आपको बता दें, जैसे नवसारी से चले तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो देश विदेश के पत्रकार आए थे,
उन्होंने कहा कि गांधी जी बहुत बड़ा कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। अब जैसे लोग अपने साबरमती में 78 अनुयायियों के साथ गुजरे हैं, दांडी पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या कितने हजारों में लाखों में बदल गई। इतने अनुयायी उनके साथ में हो लिए थे और लगभग 24 दिन की यात्रा 358 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो क्या करते हैं, जब 5/4/1930 को दांडी पहुंचे। यहाँ पर एक हंसी की भी बात है और अच्छी बात भी है, बुरी बात जैसा आप समझ सकते। जब गांधी जी चलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात उठी थी गांधी जी बहुत बड़ा कुछ करने वाले, सारे अंग्रेज हिल जाएंगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, अब हालात बदलने वाले हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग सब आ गए थे और जैसे इन्होंने यात्रा शुरू की और करने के बाद चलने लगे, एक दिन गुजरा तो देश विदेश के लोग पत्रकार उनको कवरेज कर रहे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो पैदल चलते जा रहे, किसी को नहीं पता ये कहाँ जाएंगे, किसी को निश्चित नहीं था, किसी को पता नहीं था और सब ध्यान दे कहे कि आज गांधी जी कुछ करने वाले, आज करने वाले, कुछ नहीं। 24 दिन तक वो चलते रहे। चलते चलते कहाँ पहुंचे, दांडी पहुंच गए। 5/1/24वें दिन पहुंच गए शाम को, दांडी यात्रा 24 में पहुंचे दांडी, मतलब 5/4/1930 को वो दांडी पहुंच गए। अब पहुंच करके वो बस उन्होंने कहा सब लोग अपना अपना बिस्तर लगाओ और सो जाओ। अब सारे पत्रकार परेशान कि अब तो गांधी जी कुछ करने वाले नहीं, अब क्या यहाँ आ गए, सारे लोग निराश। फिर क्या हुआ, इन्होंने 6-4 सब सुबह वैसे जगह 4 बजे जगह नहाए धोया तैयार हुए। उसके बाद उन्होंने 6/4/1930 को क्या किया, बस चूल्हा उल्हा जलवा दिया और जलवाने के बाद उस पर पानी भरवाया समुद्र से और भर करके नमक बनाया। ठीक, यहाँ पर नमक बनाया और नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। यहाँ पर देखना एक चीज, यहाँ पर आप कई बार परेशान होंगे, कुछ किताबें देती है 5 को, ठीक, 5 को इन्होंने नमक कानून नहीं तोड़ा है, 5 की रात को ये पहुंचे। 6 को सुबह इन्होंने नमक कानून तोड़ा है, 6 को सुबह, शाम को उस दिन उन्होंने कुछ नहीं किया और ना इतने पत्रकार सब निराश होकर के वापस भी चले गए थे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। रास्ते में इंतजार कर, कोई भी पत्रकार इतना समय नहीं है वो लगातार आपके पीछे पीछे घूमता रहे। जब इन्होंने नमक कानून को तोड़ा है 6/4/1930 को पहली बार नमक कानून तोड़ दिया। अब जब नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ने के बाद स्वयं नमक कानून बनाया, यही बताइए, स्वयं नमक कानून, स्वयं नमक बनाया, इन्होंने स्वयं नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। पहले ऐसा था किसी भी भारतीय को नमक बनाने का अधिकार नहीं, अगर ऐसा होता है नमक बना लेते तो आप पर जुर्माना हो जाता, सजा हो जाती। सरकार नमक बनाती थी और नमक पर भी कर लगता। आज भी नमक सस्ता है, अगर देखा जाए तो नमक बहुत सस्ता है, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये नमक बहुत महंगा था। और यही जब नमक कानून तोड़ा है, ये नमक कानून तोड़ा है, यही से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है। ठीक, यही डेट है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने की। क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब यहीं पर नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है और गांधी जी शपथ ले लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं कि मैं तब तक साबरमती वापस नहीं लौटूंगा जब तक कि पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता। पूर्ण स्वराज्य मिल जाने तक हम क्या करेंगे, यहाँ साबरमती आश्रम अपने वापस नहीं आए। जब तक साबरमती आश्रम तब तक हम नहीं आएंगे जब तक हमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं मिल जाए, पूरी हो जाती। इस यात्रा को जो साबरमती से और दांडी तक जो गए हैं, इस यात्रा को क्या सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को नेपोलियन की जो एल्बा से पेरिस अभियान के साथ की। नेपोलियन ने जो यात्रा की थी एल्बा से पेरिस, वैसी यात्रा गांधी जी की ये साबरमती आश्रम से दांडी तक की। बताइए ये बात सुभाष चंद्र बोस। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रोग्राम क्या रखे गए, पहले सुनो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा गया था हर व्यक्ति नमक कानून तोड़ेगा, जो हो सकता है हर जगह नमक कानून तोड़ो, और वो भी सविनय के साथ, मतलब विनय पूर्वक निवेदन करके, ये हमारा अधिकार है, मैं आपसे लेकर रहूंगा, मुझे नमक बनाने की अनुमति दी जाए, तभी तो यहाँ पर लिखो सविनय, विनय पूर्वक, विनय के साथ नमक कानून तोड़ेंगे। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट करके, विनय पूर्वक आपसे प्रार्थना करके, चाहे आरती उतार करके आपके, और उसके बाद हम नमक कानून तोड़ रहे हैं, हम आपकी बात और हमने कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ने की बात कही, फिर साथ में ये भी कहा शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दें। शराब की दुकानें हैं, विदेशी वस्त्रों की दुकानें, उनके सामने आप ऐसा नहीं कि दंगा मचाएंगे, उनको बंद करें, उनके विरोध में आप वहां पर बैठे रहो, शांतिपूर्वक वो करें, उनका अपना करने दो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये बात कही थी। तीसरी बात, सरकारी मशीनरी का बहिष्कार। सरकारी मशीनरी मतलब अदालतों को मत जाओ, कॉलेज, स्कूल, सरकारी समारोह, सरकारी पद, ये सब त्याग दो। हर घर में चरखा काटो, चरखा से चलाओ। अभी तो चरखे देखे हैं किसी ने देखा है? काटते हुए काट लेती हो चरखा? आता नहीं है, लेकिन पीछे में क्या हुआ था, चरखा हर घर में चरखा, कहीं हर घर में चरखा लो और सूत काट के उससे कपड़ा की बुनाई की, कपड़े की बुनाई की जाए, उस कपड़े को पहनो, ना कि विदेशी वस्त्र को। इसलिए हर घर में चरखे भी काटे गए और चरखे देने की बात कही गई। अब क्या हुआ, जब गांधी जी स्थानीय नेताओं की, अब साथ में उन्होंने, गांधी जी ने एक बात और कही थी कि स्थानीय नेताओं से कहा कि अहिंसा सदैव बनाए रखना, अहिंसा अगर नहीं बनती है तो बात बिगड़ जाएगी, फिर से हिंसा का साथ नहीं देना, अहिंसा बनाए रखिए। अब भू राजस्व और करों की अदायगी पर भी रोक लगा दी गई। भू राजस्व प्लस करों की अदायगी पर भी रोक लगा दी गई, और वो भी विनय पूर्वक, सविनय अवज्ञा के साथ, विनय पूर्वक ये सारे कार्य, इनका विरोध करिए, ये बात कही गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये कार्यक्रम रखे गए थे। ये सभी कार्यक्रम होने के बाद जब धीरे धीरे क्या हुआ, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन विस्तार पूर्वक फैलने लगा। कहाँ कहाँ फैलता है, पहले इसको हटा दें। अब गांधी जी ने तो इसकी शुरुआत कर दी है, पूरे देश में यही क्या करता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अलग अलग नेताओं ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग नामों से भी इसे चालू किया। जैसे तमिलनाडु का नाम सुना है, सी राज गोपालाचारी, तमिलनाडु। ठीक, सी राज गोपालाचारी ने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, ठीक, तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर क्या किया, यहाँ पर वेदम, तिरुचिरापल्ली तट पर वेदध्याम, ऐसे लिखना, वेदध्याम की यात्रा की। जैसे गांधी जी ने की, ऐसे इन्होंने क्या किया, वेदध्याम की, जो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली तट पर स्थित वेदध्याम की तक की यात्रा की। ध्यान रखना, वेदध्याम तक की यात्रा की और नमक कानून तोड़ा, सी राज गोपालाचारी। दूसरी बात, मालाबार में क्या हुआ था, मालाबार में ऐसी बात कही गई थी, मालाबार में बायकोम सत्याग्रह के नेता, बायकोम सत्याग्रह, ये बायकोम सत्याग्रह मैंने लिखा है, जानते हो, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो यहाँ के नेता ने बायकोम सत्याग्रह चलाया, और कानून और नियम वही है जो गांधी जी ने निर्धारित किए, नाम बदले हैं। बायकोम सत्याग्रह के नेता केलप्पड़, ठीक, बायकोम सत्याग्रह के नेता केलप्पड़ ने कालीकट से पेन्नर,
के नेता कालीकट से किन्नौर तक की यात्रा, ठीक, इन्होंने ये यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। जैसे गांधी जी ने किया ऐसे ही इन्होंने भी किया। किन्नौर है, पेन्नौर लिखना, पेन्नौर तक की यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। ये पूरे भारत में धीरे धीरे फैला। उधर असम के सिलहट, तीसरी बात, असम का जो सिलहट है, सिलहट जिला, असम का जो सिलहट क्षेत्र है, असम के सिलहट में सत्याग्रहियों के एक दल ने, सत्याग्रह के एक दल ने क्या किया, नौखाली का नाम सुना है? एक दल ने बंगाल में एक क्षेत्र पड़ता है, बंगाल में नौखली, ठीक, बंगाल में पड़ता है नौखली, और नौखली चटगांव, यहाँ पर पहुंच गए, ठीक, यहाँ पर पहुंच गए, बंगाल में नौखली जो चटगांव है वहां पर पहुंचकर, और इन्होंने यहाँ पर पहुंच करके नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो दल है, ये सबसे बड़ा जो चटगांव, नौखली से चटगांव पहुंचा, ये सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा दल था। इससे बड़ा कोई दल नहीं, सबसे बड़ा दल था जिसने नमक कानून तोड़ा था, ठीक। हाँ, वहीं पर नमक कानून तो तोड़ा गया है, चटगांव पहुंचे और वहीं पर नमक कानून, समुद्र में पानी भरा, वहीं पर नमक तोड़ा गया, नमक कानून तोड़ा गया, ठीक, ये बात आ जाती है। अच्छा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, आपने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जो कबायली नेता हैं उनका नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, ध्यान रखना, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता, ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, ये लिखा है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें क्या कहते हैं? सीमांत गांधी, ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें कहते हैं सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ये लोग ज्यादातर भारत में अगर देखा जाए तो कहाँ पर क्षेत्र पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र पड़ेगा, इधर वाला क्षेत्र पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र पड़ेगा, ठीक, ध्यान रखना। यहाँ पर जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और जो इन्होंने क्या किया, ये पश्चिमी में देखा जाए पठान कबायली थे, ये क्या थे, पठान कबायली। जो अब्दुल गफ्फार खान है, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता पठान है और कबायली कहे जाते हैं। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी नमक कानून के लिए सबके साथ मिलने की कोशिश की। तो गांधी इनको क्या किया गया कि खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये थोड़े गर्म दल के नेता, और हिंसा पर जहां बात आ जाती है वहां पर लोग जल्दी उठा लिए जाते, तो इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को उठा लिया गया और जेल में डाल दिया गया, ठीक, गिरफ्तार करके पेशावर की जेल में इन्हें डाल दिया गया। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को। इनको इसी समय अब्दुल गफ्फार खान को उठा लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो वहां के लोगों ने मिलकर के जो क्या करते थे, गरीबों की सहायता किया करते थे, सहयोग किया करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, ट्रेन पर कुली का, अगर ज्यादातर देखा जाए तो ट्रेनों पर लोगों के सामान ढोया करते थे, कुली का काम किया। वो सब लोग मिलकर के इन्होंने कहा कि हमारे नेता को ही उठा लिया। तो एक बात हुई थी, इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि जून 1930 में बकरा ईद, ये क्या होती है हमें नहीं पता, हमने पढ़ा है तो बता दे रहे, ठीक, बकरा ईद के समय में इन्होंने संगठन बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान, और जब इनके नेता को उठा लिया गया तो इस संगठन के सभी लोगों ने हथियार उठा लिए। हथियार उठा करके आंदोलनकारियों ने क्या किया, जो अब्दुल गफ्फार खान को
पेशावर जेल में बंद किया था, उस जेल में उन्होंने धावा बोल दिया, जितने ब्रिटिश सैनिक थे सबको इन्होंने जिंदा काट डाला और काट करके अब्दुल गफ्फार खान को जेल से बाहर छुड़ा। ठीक, जेल से बाहर छुड़ा, क्या हिंसा प्रवेश कर गई? हिंसा प्रवेश हुई या नहीं हुई? हिंसा प्रवेश हो गई। अब देखो इन्होंने काट लिया, मुक्त करा दिया। तब सरकार ने क्या किया, गोरखा रेजिमेंट को आदेश दिया, कहा कि जाओ इनका दमन करके आओ। गोरखा रेजिमेंट के जो छत्तीसगढ़ गढ़वाल के थे मुस्लिम भाइयों पर गोली चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए तो इनका इतिहास में नाम है कि इन्होंने इतना सुदृढ़ बना रखा था क्षेत्र कि ठीक इन्होंने इनकार कर दिया। आंदोलनकारी क्या करते थे, जो आंदोलनकारी श्रीमंत गांधी के सर, ये गांधी जी को क्या कहते थे? गांधी जी को बताओ, मलंग बाबा या मंगल बाबा? हाँ, गांधी जी को गलत लिख रहे हैं, मलंग बाबा के नाम से कहा। ठीक, इनको मलंग बाबा कहा करते थे कि ये हमारे मलंग बाबा के जयकारे के नारे लगाते थे और आगे बढ़ते थे। ठीक, मलंग बाबा की जय, मलंग बाबा की जय, अब्दुल गफ्फार खान की जय कम, मलंग बाबा की जय मतलब गांधी जी की जय करते हुए चलते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस हमले को रोकने के लिए हवाई यात्रा का भी सहारा लेना या हवाई जहाज का भी सहारा लेना पड़ा था। हवाई इसको दमन करने के लिए हवाई हमले का सहारा लेना। जब हवाई हमले करवाए गए हैं तब इस पेशावर जेल का बदला अंग्रेजों ने ले पाया था, अंग्रेज बदला इसे नहीं ले पा रहे। ठीक, इस तरीके से क्या हुआ, पूरे देश में ऐसे हाहाकार, नमक कानून तोड़ने की बात चलने लगी, असहयोग आंदोलन चलने लगा। अब अगली बात सुनो, नाम सुना होगा मास्टर दास सूर्य सेन, सुना है नहीं? इसको हटा दें। हाँ, चटगांव शस्त्रागार हमला। एक बात आती है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। शस्त्र का मतलब कोई मैं बताओ, शस्त्र क्या होता है, अस्त्र क्या होता है? बताओ कोई शस्त्र क्या होता है, अस्त्र क्या होता है? वो फेंक के चलाया जाता है तो अस्त्र कहते हैं, और बंदूक हो गई वो शस्त्र हो गई, जो हाथ से पकड़ के चलाया। अगर तलवार अस्त्र है, शस्त्र है, तलवार क्या है, शस्त्र है, और बंदूक अस्त्र है। काय कंफ्यूज हो जाते हो? कंफ्यूज क्यों होते हो? आप हमें बताइए, कभी पुलिस लाइन पे गए हो? पुलिस लाइन में जहां पर वो राइफलें जमा होती है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? शस्त्रागार, यही लिखा होता है। शस्त्रागार मतलब जितनी अत्याधुनिक है बारूद आरूद वाली चीजें हैं, ये सभी शस्त्र में ही आएंगी। अस्त्र में जैसे भाला है, तलवार है, ये अस्त्र में आती है, तलवार अस्त्र में आती है, शस्त्र में नहीं। ध्यान रखा करो। कभी अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है, अस्त्र में के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है। फिर से कहो। अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है, अस्त्र में के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है। लेकिन वहां पर अपने जो सब लगाए हो वहां पर अस्त्र की बात कर रहे हो। अपना अस्त्र कौन सा अग्नि अस्त्र है बताओ? मतलब यही सब अग्नि अपने अस्त्र की जहाँ पर दोहा पड़ रहे हो वहां पर तीरों में मिसाल लगा के वो फेंकी जाती थी, जो बातें फेंकी जाती थी उन फेंकी हुई बातों पर याद करना। ठीक, जान जाए रवि वहां पे पहुंचे कभी। तो रवि जो जितनी झूठी, जहां तक देखो सूर्य जितना किरणों तक नहीं पहुंच सकता है, कभी उतनी उससे ज्यादा भी फेंक सकता है। हाँ, तो उस बात पर सच पर जाना। ठीक, इसीलिए तो हम लोग धोखा खाते हैं। हम आप धोखा क्यों खाते हैं?
तो बाणों की तरफ वो चले गए जो हमारे आग्नेयास्त्र होते थे, वो बाण, जिससे एक ही बाण से क्या कहा जाता है, जो अभी नए बाजार में आए हैं हमारे भगवान जी, खाटू श्याम, हर 10 साल में एक भगवान आते हैं, वो कहा जाता है बर्बरी। उनकी पीछे की कहानी नहीं हम लोगों को सुनाएंगे, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि उनके पास 3 बाण थे। एक से वो क्या करते हैं, उन तीनों से चाहे दुनिया की जितनी भी बड़ी सेना होते वो क्या कर सकते थे, समाप्त कर सकते। हाँ, वही बर्बरी के कलयुग में उन्हीं को भगवान माना जाता है। ठीक, वही बात है। आगे चलो, पहले नहीं उधर बातें फंस जाएंगे तो अपना काम नहीं हो पाएगा। मास्टर द सूर्यसेन, देखो ये जो मास्टर द सूर्यसेन है, सूर्यसेन लिखते हैं, मास्टर द सूर्यसेन, मास्टर द सूर्यसेन जो है ये बंगाल स्कूल के प्रिंसिपल थे। बंगाल स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक, बंगाल स्कूल के प्रिंसिपल थे। असहयोग आंदोलन चलने लगा। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा अपने बच्चों से, कहा क्या क्या कुछ ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि हम भी सहयोग दें। तो उनके साथ में सभी साथियों बच्चों ने कहा कि क्यों नहीं, हम भी इस असहयोग आंदोलन में साथ देंगे। कैसे साथ देंगे, हम लोगों पर निर्भर करता है। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार, शस्त्रागार, ठीक, इसी को लूट दिया। कैसे लूटा, पहले बता दें, इनकी 2 छात्राएं थी, इन मास्टर दास सूरसेन की 2 प्रिय छात्राएं, एक का नाम है प्रीति लता, कल्पना दत्ता, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त लिख दीजिए, और प्रीति लता वाडेकर, ये 2 इनकी सबसे प्रिय शिष्या थी। उससे पहले की बात बता दें, जब प्रिंसिपल ने स्कूल में बच्चों से हामी भरवा ली, उसके बाद ये गए हैं किसके पास, अंग्रेजों के पास, और वहां पर जाकर के उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास कॉलेज तो है, स्कूल तो है, उसमें फर्नीचर वगैरह और ये स्टेशनरी है, पेन कागज कलम पेंसिल कुछ है नहीं, आप मेरा थोड़ा सहयोग कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तब तक उधर असहयोग आंदोलन चलने लगा। अब चलने के बाद वो पहले से प्लान बन रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर कब, उन्होंने कहा देखते हैं फिर बताते हैं। इन्होंने खुद ही डेट निश्चित की। इसने मास्टर दास सूरसेन ने उनसे पूछा कि कब आप सहयोग करने लगे, अच्छा थोड़ा पहले आप मेरा मनोरंजन करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप थोड़ी बहुत ऐसा करिए कि आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और हमारे बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाएगा, और आप थोड़ा बहुत पुरस्कार काफी कलम पेन दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक। स्थान कहाँ निश्चित किया, यही शस्त्रागार जो चटगांव है, उन्हीं शस्त्रागार के अंदर कि यही सांस्कृतिक कार्यक्रम। उन्होंने कहा ठीक, आप अपने बच्चों को यही ले आइए। अंग्रेजों ने ही कहा कि आप यहीं ले आइए। तो सूर्यसेन जो थे, इन्होंने अपने सभी, जैसे ये शस्त्रागार है, शस्त्रागार के चारों तरफ एक बार सबसे अपने छात्रों से क्या किया, परेड करवाई कि देख सुन लो कैसे क्या कर। जब यहाँ पर मंच डलवाया गया, सारे अंग्रेज इधर उधर बैठे हैं, ठीक, और तो अंग्रेजों से कहा गया अब इन छात्रों ने जैसे इन चारों तरफ से, देखो जब वो सूरसेन जाएंगे तो उनके छात्र जाएंगे, छात्र सारे इधर उधर लग गए और सब किनारे किनारे। तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हुआ और प्रोग्राम में प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्ता दोनों लोगों ने ये डांस अच्छा कर लिया। बहुत अच्छे से इन्होंने डांस करना शुरू किया, और जब तक डांस किया कुछ जो अधिकारी थे वो पीने में मस्त हो गए। अब साथ में इन्होंने, ये सुनते रहिए, जब इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही बात आई, जैसे इन्होंने पहले से सब सिखा रखा, जैसे ही इन्होंने पुरस्कृत करने के लिए इन दोनों लड़कियों की तरफ अंग्रेज अधिकारी आया, तो पहली जैसे गोली चलाई
और कहा उन्होंने, मास्टरदास सूरसेन ने अपने छात्रों से कह रखा था कि जैसे ही पहली गोली चले आप तुरंत पीछे से आंसू के गोले छोड़ते रहिए, धुआं आंसू के गोले छोड़ते रहिए ताकि उनको दिखाई ना पड़े। तो जैसे इन्होंने पुरस्कृत करने का है, तुरंत प्रीति लता वाडेकर ने उनके सीने में गोली ठोकी और अधिकारियों पर भी गोली चलाई। जैसे गोली चली सारे छात्रों ने आंसू गैस गोला बारूद छोड़ना शुरू कर दिया और इसी भीड़ के दौरान मास्टरदास सूरसेन गए और शस्त्रागार पर हमला करके पूरे शस्त्रागार को लूट। ठीक प्लानिंग के हिसाब से सूरसेन ने पूरी पलटन के साथ क्या किया, शस्त्रागार को लूट लिया और लूट करके ये क्या करते हैं, पूरी पलटन के साथ जलालाबाद यूपी, जलालाबाद यूपी, इस जलालाबाद यूपी में वहां की पहाड़ियों पर पहुंच, जलालाबाद यूपी की पहाड़ियों पर पहुंच गए और पहाड़ियों पर ही रुक करके वहां पर स्वतंत्र सरकार का गठन किया और तिरंगा झंडा फहराया। ठीक, तिरंगे को फहराया, स्वतंत्र सरकार का गठन किया। अब 3 वर्षों तक ये क्या करते रहे, ये मास्टरदास सूरसेन 3 वर्षों तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे कि आपने मेरा शस्त्रागार भी लूट लिया और पकड़े में नहीं मिले। हर वक्त लोगों को भर्ती करते और लड़ाई लड़ते रहते थे। अंत में क्या हुआ कि 1933 में मास्टरदास सूरसेन पकड़े गए। 1933 के अंत में मास्टरदास सूरसेन पकड़े गए। ठीक, जब पकड़े गए हैं, पकड़े जाने के बाद सूरसेन पकड़े गए और साथ में कल्पना दत्त प्लस सूरसेन, ये दोनों लोग पकड़े गए। दोनों लोग पकड़े गए और फिर क्या हुआ, इन कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दे दिया, आजीवन कारावास, और इनको मृत्युदंड दे दिया गया, उन्हें आजीवन। 12 जनवरी 1934, ध्यान रखना, 12 जनवरी 1934 को इन्हें मृत्युदंड दे दिया। ठीक, 12 जनवरी 1934 को इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अभी एक और कोई बचा, प्रीति लता वाडेकर। क्या हुआ, पहाड़ वाली रेलवे स्टेशन, जो पहाड़ वाली रेलवे स्टेशन है, वहां पर सीधी गोलीबारी हुई और गोलीबारी होने के कारण वो मारी गई। ठीक, पहाड़ी वाली रेलवे स्टेशन पर प्रीति लता वाडेकर पहाड़ी वाली रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी के दौरान मारी गई। ठीक, ये बात रही थी मास्टरदास सूरसेन। इसी दौरान देखना, अभी धड़सना नाम सुना होगा, धड़सना या कभी कभी धड़साना भी मिलेगा। ठीक, धड़साना या हम इसे कह सकते हैं धारासना, जो भी आपको सही लगे। ठीक, नामक कारखाना लूट, यहाँ पर भी लूट हुई। कैसी लूट हुई, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सब हो रहा है। तो इस समय क्या हुआ, मई 1930 में सरोजिनी नायडू जो है, इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा। इस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन वायसराय। इन्होंने सरोजिनी नायडू ने क्या किया, वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और पत्र लिख करके सरोजिनी नायडू प्लस एक नाम और जोड़ दीजिए, इमाम साहब। इन दोनों लोगों ने मिलकर के पहली बार पत्र लिखा है केवल सरोजिनी नायडू ने, और लिखा और कहा कि मैं आपके इस कारखाने को, जो नमक कारखाना है, धड़सना का नमक कारखाना, ये नामक शब्द लिखा है, ध्यान रखना, इस नमक कारखाना है और इस कारखाने को मैं लूट लूंगा। ये बात इन्होंने सीधे कही है, किसने, सरोजिनी नायडू ने। तो इरविन कहने लगा, जो होता है वो हम ही को बजा कर चला जाता है, हम क्या पागल आगल है, हम ही को तुम सीधे कह रहे हो, हमारी सरकार और हम ही से कारखाना तुम्हारा लूट लेंगे। अच्छा लूट के दिखाओ। वो गुस्से में आ गए।
वो गुस्से में आ गए तो उन्होंने क्या किया कि जो धनसरा का कारखाना है उस कारखाने के चारों तरफ गश्त और फोर्स सारी बढ़ा दी। क्या लॉर्ड इरविन तो नहीं आ जाएंगे, चाहे जितनी फोर्स बढ़ा दी, फोर्स बढ़ा दी, गश्त बढ़ा दी, बहुत सारे कम से कम 4-5 हजार से ऊपर लोग यहाँ पर इकट्ठे कर दिए। उसने क्या किया, लूट के लिए जब पत्र लिखा इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। लेकिन सरोजिनी नायडू ने क्या किया, सरोजिनी नायडू ने जिस डेट के लिए शुरुआत करने की बात कही उस डेट को नहीं, उसके अगले दिन उन्होंने क्या किया, मास्टर सरोजिनी नायडू तथा इमाम साहब को भी साथ में लिया और लेकर के जब खुली छूट दी तब लोगों को पहले प्रोत्साहित किया कि हमारे साथ कारखाने को लीजिए। लगभग इन दोनों लोगों के साथ 50,000 से अधिक व्यक्ति हो गए। अब 50,000 आदमी अगर यहाँ पर वैसे तो 2200-250 के लगभग हमें संख्या मिलती है, हम 5,000 तक बढ़ा देते, इतने सैनिकों का पहरा उसने बढ़ा दिया, इससे ज्यादा थे नहीं जब बहुत ज्यादा। तो 50,000 लोगों ने इस नमक कारखाने पर धावा हो। अब कितना भी नमक हो, 50,000 लोग अगर मुट्ठी में भर कर के लाए तब भी नमक कारखाना लूट ही जाएगा कि बच पाएगा। और गए लोगों ने हमला बोल दिया और सारा कारखाना उसका सारा नमक उठा के लाए। 50,000 लोगों के लिए नमक कितना भी हो, वो नमक कम ही पड़ा, 100 किलो 2 किलो तो 1 किलो 2 किलो लेकर के जो मिला उतना लेकर के भागे और भाग करके निकले। अब ये इरविन गुस्सा गए, वो इरविन ने यहाँ पर इतना बहसी तरीके से क्या किया, इनका दमन करने के लिए उपद्रव मचाया। जैसे नमक कारखाना लूटा गया, उनको गोलियां हथियार चलाने की, मारने की, लाठी चार्ज करने की इजाजत दी। एक अमेरिकी पत्रकार है बेब मिलर। बेब मिलर ने इस घटना का उल्लेख न्यू फ्रेम नामक समाचार पत्र में किया। न्यू फ्रेम लिखना, न्यू फ्रेम नामक समाचार पत्र में ये बेब मिलर है। बेब मिलर ने न्यू फ्रेम नामक समाचार पत्र में इस घटना का उल्लेख किया। फ्री मेन ऐसे लिखा, फ्री मेन, ठीक। न्यू फ्री मेन नामक इसे क्या किया, पत्र में इस घटना का उल्लेख किया है कि इतना बहसी तरीका या आगमन का है, किसी भी प्रदर्शन को या धरने को दबाने का इतना बहसी तरीका, इतना दरिंदगीपूर्ण तरीका मैंने दुनिया के किसी भी देश में नहीं देखा। ये बात बेब मिलर ने, अमेरिकी पत्रकार जो है, उन्होंने अपने पत्र में बात कही थी, जो विश्व स्तर पर छपी थी। इसमें अंग्रेजों की बहुत विवाद में मची कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक, ये बात हो जाती है। उधर आपने एक नाम सुना होगा, गोर्डिनेल्यू। ये हटा लें, गोर्डिनेल्यू का नाम सुना है? ये कहाँ की है? मणिपुर। देखो, गोर्डिनेल्यू की एक बड़ी हमें प्रमाणित किताबों में नहीं मिली है बात, लेकिन हमें कुछ ये बात मिली है दंत कथा के रूप में भी है, और कुछ बात सत्य भी प्रतीत होती है और कुछ नहीं भी सत्य प्रतीत होती। गोर्डिनेल्यू क्या थी? एक देशभक्त महिला। पहले तो देशभक्त लड़की, मुश्किल से उसकी उम्र 13 से 14 वर्ष की, और वो 13 वर्ष की बालिका थे ऐसे मान लीजिए। ये नागालैंड, गोर्डिनेल्यू 13 वर्षीय बालिका थी। जैसे अभी तो प्रोग्रेस कर चुके तो बहुत सारी चीजें हमें स्वप्न जैसी लगती है। ये गरीबी थी और गोर्डिनेल्यू क्या करती थी, रास्ते में धान काटने के लिए जा रहे, ठीक, धान तो समझते हैं, ठीक। और ये गोर्डिनेल्यू है कहाँ, पहले ये भी समझ लो, नागालैंड, ध्यान रखना, नागालैंड। 13 वर्ष की बालिका धान काटने की जा रही, और रास्ते में क्या हुआ कि 2 सिपाही, और वो क्या कर रहे हैं, तिरंगे को उन्होंने क्या किया, पकड़ करके फाड़ करके, आधा फाड़ करके पैरों के तरह कुचल रहे, और रास्ते में अकेले जा रहे थे। इसने उस हंसिए से, या धराती कहे, कुछ भी कहे, उन दोनों सिपाहियों पर हमला करके उन दोनों सिपाहियों को मार डाला। जब मार डाला गया, उन्हें दोनों सिपाहियों को मार डाला। सरकार ने इसे पहले गिरफ्तार किया,
13 साल की बालिका है, गिरफ्तार करके क्या करेंगे? फांसी दे देंगे, क्या देंगे? बाद में इसे रिहा कर दिया। जब रिहा कर दिया गया, बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि प्रदान की। ठीक, इस गोडनिल को ही जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, वानर सेना, मंजरी सेना। एक लड़कों की, एक लड़कियों की। वानर सेना, वानर सेना व मंजरी सेना। ये वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किसने किया? पहले तो ये बताओ, ये गठन किसने किया है? इंदिरा गांधी। ठीक, इसका गठन इंदिरा गांधी ने किया। वानर सेना मंजरी सेना का गठन इंदिरा गांधी ने किया। और किस लिए किया था? ब्रिटिश के जो ब्रिटिश दमनात्मक कार्यों को, ब्रिटिश के दमनात्मक कार्यों को बाधित करने की। ठीक, देखो, इंदिरा गांधी ने वानरी सेना और मंजरी सेना का गठन किया, इसलिए ब्रिटिश के दमनात्मक कार्यों को बाधित करने की। अब ये वानर सेना मंजरी सेना कैसे बाधित करेंगे? देखो, पहले तो बताए कि इन्होंने क्या किया, देखो, अंग्रेजों की ये सड़क बनी है, इसी से तो गाड़ियां जाएंगी। इनका कार्य क्या था? दमनात्मक कार्यों को बाधित करने की। इन्होंने क्या किया? सड़कें खोजी, इन सड़कों ऐसे सीधे गए, सड़कें खोजी। इसलिए खोजी सड़कें क्योंकि वो रास्ते में गाड़ियां ले जा न सके जल्दी। पहले, अभी हमारे 8-10 साल पीछे की बात है, जब नकल नहीं होती थी। नकल बहुत, मतलब अपने हरदोई में तो बहुत नकल की माफियागिरी चलने लगी थी धीरे धीरे। कि हाई स्कूल के पेपर होते, दूर दराज वाले स्कूलों में लोग सेंटर डलवाते थे, और कहीं बैच ना आ जाए इसलिए रास्ते अगर कच्चे होते तो रास्ते में खांदी कटवा दिया करते। क्या ऐसा सुना है? नहीं सुना? सुना। ठीक, वही हालत अंग्रेजों के लिए वानर सेना मंजरी सेना ने की। शुरुआत यहीं से मिली कि हाँ, कैंडिडेट देखने के लिए कोई आ जाए, कोई और भी गाड़ी लेकर के चला, हाँ बेचारे देखते रहिए, गाड़ी आई है कोई, ऐसे ज्यादा डिटेल पहुंच जाएंगे। ये क्या करते थे? सड़कों को खोद लिया करते थे ताकि बाहर निकल ना सके। ठीक, बाहर ना निकल सके। जो बालकों की सेना होती थी, जो बालकों की सेना को वानर सेना कहा जाता है, और जो बालिकाओं की होती है या लड़कियों की सेना होती थी, उसे हम मंजरी सेना कहते हैं। कार्य दोनों का एक ही है। क्या है? दोनों का कहा जाता है कि सड़कें खोदो, रास्ते में गाड़ियां ना निकले और आपका पता भी नहीं। ये बात आ जाती थी बालक सेना और मंजरी सेना। उधर और कुछ 1-2 पॉइंट की बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उड़ीसा का नाम सुना है? उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु। ठीक, उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु है, जो चौधरी कहे जाते थे। उन्होंने नेतृत्व किया बालासोर, कटक और उड़ीसा, वहां पर सत्याग्रह चलाया और नमक कानून को तोड़ डाला। बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था, इसी के द्वारा। इस आंदोलन में महिलाओं की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, इसमें सबसे ज्यादा सहभागिता महिलाओं की रही थी। वहीं मुंगेर में, भागलपुर में ये सबसे ज्यादा, मुंगेर और भागलपुर में ये सबसे ज्यादा सफल रहा था। इससे ज्यादा कहीं भी सफल नहीं रहा। और महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन सबसे ज्यादा किया गया। ध्यान रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन सबसे ज्यादा किया गया। असम के छात्रों ने, हमारी बात समझ आई, ये हटा ले। असम के छात्रों ने क्या किया? कनिंघम पत्र। ये कनिंघम पत्र क्या होता है? अंग्रेजों को देखा पड़ता था, अच्छा व्यवहार करने के लिए। क्या?
माता पिता को भी अच्छा व्यवहार है कि अच्छा लगा। अच्छा हाँ ठीक। असम के छात्रों ने कनिंघम ठीक कनिंघम परिपत्र देने से इनकार कर दिया। ये परिपत्र लिखा है, समझ लेना। असम के छात्रों ने कनिंघम परिपत्र के विरुद्ध हड़ताल कर दी। समझ लीजिए, इसके विरुद्ध हड़ताल की। ये कनिंघम परिपत्र क्या है? जब कोई क्या करते, जैसे आप लोग हो, आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में भर्ती कराने जाते तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता था, जिसे हम कनिंघम परिपत्र कहते हैं। शपथ देना पड़ता था कि आपका बच्चा सदैव अच्छे व्यवहार रखेंगे और आप भी रखोगे साथ। जैसे माता पिता व अभिभावकों को अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती। अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी बात कही जाती थी क्या? कनिंघम परिपत्र। कनिंघम परिपत्र के अनुसार ही अच्छे व्यवहार की गारंटी, वो भी अंग्रेजों के। ठीक, अगर इसी के खिलाफ क्या किया गया, असम ने कनिंघम परिपत्र के विरुद्ध अच्छे व्यवहार की जो गारंटी थी, यहीं पर हड़ताल करने शुरू कर दी। दूसरी बात, यूपी में लोग प्रभात फेरी निकालते थे। यूपी में लोग क्या करते थे? प्रभात फेरी निकालते थे। प्रभात फेरी निकालते थे और देशभक्ति गीत गाते थे। देशभक्ति गीत गाते थे ताकि सभी लोग देशभक्ति में अपना सब कुछ सहयोग करने की कोशिश करें। क्या हुआ? जब जून 1930 में जो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी। गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी। अब जब गैर कानूनी संस्था होगी, क्या उसकी संपत्ति बची रहेगी या सरकार संपत्ति हड़प लेगी? गैर कानूनी संस्था की सरकार संपत्ति हड़पती है या नहीं हड़पती? उसकी संपत्ति भी हड़प ली गई और इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अब इनके नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनको किस जेल में डाला गया था? हाँ, इनको नैनी जेल में। गांधी जी को कहाँ? यरबदा जेल में डाल दिया गया। ठीक, पकड़ करके यरबदा जेल में रखा गया। गांधी जी के गिरफ्तार होने, जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का नेतृत्व कौन करे? हाँ, तब अब्बास तैयब जी गिरफ्तार होने के बाद इन्होंने भूमिगत रूप से अब्बास तैयब जी ने या सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। उधर छोटा नागपुर के क्षेत्र में बोगा माझी और सुमरा माझी ने नेतृत्व प्रदान किया था। याद रखना, छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर बोगा माझी व सुमरा माझी ने नेतृत्व किया। बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह ने नेतृत्व किया। बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह, ठीक, डाकू मंगल सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। तब जाके ऐसे धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था, क्या इरविंग ने 11 सूत्री मांगे जो गांधी जी ने मांगी थी, वो मान ली थी? नहीं मानी। जब 11 सूत्री मांगे भी नहीं मानी गई और उधर कौन सा नहीं, उधर गोलमेज सम्मेलन की तैयारी चलने लगी। गोलमेज सम्मेलन क्यों लगाए गए? गोलमेज सम्मेलन क्यों तैयार किए गए? गोलमेज सम्मेलन क्यों लगाया गया? पिछली क्लासों में मैंने बताया है। क्या आया था मुंबई, क्या पहुंचा था?
साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी थी और उस पर समीक्षा करने के लिए भारतीय नेताएं और अंग्रेज के ब्रिटिश के नेता मिलकर के जो निर्णय निकालेंगे वही तो अगला नियम पारित किया जाएगा। उसी के लिए तो गोलमेज सम्मेलन तैयार किए गए, उसी के लिए तो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो पीछे क्लास में आपको बताया है गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया। जब हमने कहा था कि 2 वर्ष पहले 1929 में साइमन कमीशन आना चाहिए था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1929 में क्या होना चाहिए, आयोग गठित करके समीक्षा की जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार को लगा कि अगली बार हमारी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए उस सरकार ने कुछ करने की बात सोची। तो उन्होंने 1927 में ही क्या किया, साइमन कमीशन का गठन कर दिया और 1919 के अधिनियम के क्या करनी रहती, समीक्षा करने के लिए भेज दिया। जब सारे लोग अंग्रेज हुए थे, अंग्रेज होने के कारण यहाँ पर बहिष्कार किया गया। जब विरोध में बातें भी नहीं मानी गई, तब सरकार लगातार विरोध कर रही। तो भारतीय नेता जब गोलमेज सम्मेलन में ना शामिल हो, या कांग्रेस ही जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर चुकी थी वही शामिल ना हो, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल कैसे माना जाएगा। तो जब उधर गोलमेज सम्मेलन की बात चलने लगी, गोलमेज सम्मेलन जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है, उस समय गांधी जी जेल में थे या बाहर थे। पहले हम आपको गांधी इरविन समझौता पढ़ाते हैं, फिर आपको गोलमेज लगातार तीनों पढ़ा देंगे। या तो यहाँ पर पहले कायदे में क्या चाहिए, पहले गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये क्रम गठित। जबकि मैं पहले आपको पहले गांधी इरविन समझौता पढ़ा, ठीक, ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौता आपको थोड़े शब्दों में बता दें। द्वितीय प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारत में वहाँ इंग्लैंड में हो रहा है, तब भारत में सविनय विरोधी आंदोलन चल रहा है। इरविन मतलब विचलित हो ही चुके थे, उन्होंने सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या कांग्रेस का कोई भी सदस्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाया। उधर बार सब अपनी अपनी तरफ बातें खींचने लगे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसी भी तरीके से सफल न होते हुए देखा गया और अंत में असफल ही हो गया। जब लॉर्ड इरविन पर ऊपर से दबाव डाला गया कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो वहाँ के राजनीतिक नेता ही नहीं यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कैसे सफल हो पाए। जब ऊपर से दबाव इन पर डाला गया इंग्लैंड से कि आप ऐसा कुछ करिए कि जो कांग्रेसी नेता ये सब लोग यहाँ शामिल हो जाए, जब शामिल हो जाएं तो उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तब इन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने तेज बहादुर सप्रू और जयकर को अपनी कुछ बातें या इन नेताओं के माध्यम से बात क्या की गांधी जी को पहुंचाए, गांधी जी के पास भेजा। या ऐसे कहें कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर इन दोनों ने प्रयास किया। लॉर्ड इरविन ने इन्हें जेल में आने जाने की लगातार छूट कि कितनी बार जाओ गांधी जी के पास और कितनी बार आओ, बशर्ते गांधी जी को जेल के बाहर लाने के लिए तैयार करो। पहले तो जेल भेज दिया, अब वो बाहर नहीं निकलना चाहते। अब जब उन्होंने कहा ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, पहले गांधी इरविन समझौता कब, तब की 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ठीक। कहाँ ये हुआ, कहाँ, दिल्ली, ठीक। और इसे दिल्ली समझौता भी कहा, ध्यान रखना, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा है। तेज बहादुर व सप्रू, तेज बहादुर व सप्रू, ठीक, ऐसे कहें तेज बहादुर सप्रू, अलग अलग कर रहे हैं हम, तेज बहादुर सप्रू व जयकर, ठीक। जयकर का पूरा नाम और कुछ बता सकते, जयकर के
प्रयासों से क्या हुआ, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से लॉर्ड जो गांधी इरविन समझौता है, गांधी और इरविन समझौता हो पाया। जब लॉर्ड इरविन ने तेज बहादुर सप्रू के माध्यम से बात रखी है गांधी जी के सामने, तो गांधी जी के सामने पहले इन्होंने क्या समझौते की शर्तें क्या लागू, लंबी शर्तें, बात तो बहुत सारी हैं लेकिन वो सभी बातें नहीं बता पाएंगे, कुछ बातें आपको बता दें। गांधी जी ने शर्त रखी पहले सविनय अवज्ञा, पहले तो उन्होंने लॉर्ड इरविन ने एक बात रखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर कांग्रेस को राजी करिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करें, ठीक, हमें क्या करना होगा। और साथ में दूसरी बात लॉर्ड इरविन ने कही कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेगी। दो शर्तें किसकी हैं, लॉर्ड इरविन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करो और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लो, ये बात कही। बाकी इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अब अपनी शर्तें सोचना शुरू की कि सम्मेलन में जो पेश किए जाने जैसे संवैधानिक सुधार, विदेश मामले, देखो तब गांधी जी ने कहा कि सम्मेलन में जो प्रवेश किया जाएगा संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों के जुड़े मामले, इन पर सब पर सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक, फिर इन्होंने लॉर्ड इरविन ने कहा ठीक, जो देखो गांधी जी कहेंगे वो सब ठीक ठीक करेंगे। कहा जिन राजनीतिक कैदियों पर हिंसा का आरोप नहीं है, यहाँ पर बस यही लाइन के पीछे गांधी जी का पंजाब में विरोध होगा, यहीं पर जिन राजनीतिक कैदियों पर हिंसा का आरोप नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए, और जिन पर हिंसा का आरोप है उनसे कोई मतलब ही नहीं गांधी जी को। बस यहाँ पर गांधी इरविन जो समझौता रहा है, यहाँ पर सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को अगर लॉर्ड इरविन पर वो कहते कि इनको छोड़ दो, तो लॉर्ड इरविन हर हालत में छोड़ देता, क्योंकि दो ही शर्तें उसकी सबसे पहले मेन टारगेट थी कि जो ऊपर से दबाव कि कांग्रेस शामिल हो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त, वो गांधी जी ने मान ही ली थी। अब जब वो गांधी जी ने और कांग्रेस ने मान ही ली, तो इनके ये तीन व्यक्ति भी छोड़ दिए जाए। पहले सुनो, जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। इरविन का ठीक, रिहा कर देंगे, तुरंत रिहा किया जाए। उधर बिना कर के नमक कानून का अधिकार दे दिया जाए। इरविन ने कहा ठीक है, नमक कानून का अधिकार ले लो, मिल गया। विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार मुझे दे दो। इन्होंने कहा ठीक, आप धरना प्रदर्शन कुछ भी करिए, हमारी तोड़ फोड़ ना मचाइए, में कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा ठीक, आपातकालीन अध्यादेश वापस लेने पर जब्त की गई संपत्ति पुनः लौटानी होगी। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, हम आपातकालीन अध्यादेश वापस ले, जो लगाया है उसे मैं वापस ले लूँगा, और आपकी जो संपत्ति कांग्रेस की वापस की, अन्य लोगों की संपत्ति जब्त की है वो वापस कर दी, ठीक। लेकिन जब गांधी जी ने यहाँ कहीं पर भी इतने समझौते में सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह का नाम कहीं भी नहीं, अब जब ये बात नहीं दी गई तब गांधी इरविन समझौता तैयार हो गया। दो बातें इरविन की खास तौर पर थी, और भी बातें उनको सब हमने छोड़ दिया, गांधी जी की और बातें वो भी मैंने हटा, जो मेन थी वो आपको बताया। बाद में जब इस बात पर तैयार हो गए, जबकि देखो ये डेट कब है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, और जबकि गांधी जी को सुखदेव राजगुरु को, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब हुई है, 23 मार्च 1931, ठीक। ये 23 मार्च याद रखना, ये 5 मार्च है। 5 मार्च को इरविन चाहते तो इसी दिन गांधी जी चाहते, इरविन नहीं, गांधी जी चाहते तो छुड़वा सकते थे, इनको तो फांसी हुई। अन्य भी राजनीतिक जिन पर हिंसा जिन्होंने की वो भी तो जेलों में बंद है, उनको भी गांधी जी छुड़वा सकते थे। लेकिन गांधी जी ने, हमने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि गांधी जी ने हिंसा के प्रति चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसका साथ छू, अहिंसा है तो अहिंसा है, तन मन धन, चाहे उनका सर्वस्व नाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे उनको कोई मार डाले, लेकिन वो कहते मैं हिंसा के साथ। हालांकि सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह क्या तीनों गलत थे, गलत नहीं थे, लेकिन वो हिंसा के साथ नहीं थे, उन्होंने हिंसा का रूप अपनाया, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का ही रूप धारण कर, ये बात यहाँ पर हो जाती है। अब गांधी जी ने क्या हुआ, तब तक कराची अधिवेशन का नाम सुना है, कराची अधिवेशन, इसको हटा लें,
अरे बात जो हम कहना चाहते हैं वो सोचो। मैंने आपसे क्या कहा, आप अपने आप को रखो, आप अहिंसावादी हो और अहिंसा के आप किसी भी आपका सगा भाई हो और उसको अगर आपके द्वारा छूट रहा हो, आपने अगर उसका पक्ष ले लिया तो आपकी हिंसा वहां पर टूट जाएगी, आपका प्रण टूट जाएगा। अहिंसा विचारधारा नहीं तो गांधीवाद क्या है? क्या गांधीवाद यही तो है, वो विचारधारा। चाहे सब कुछ चला जाए, ऐसे देश गुलाम हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं। अरे मुझे गांधी जी सर्वे सर्वा अपने आपने सब कुछ बोलना चाहता है। अरे अगर ऐसा भी चाहो तो गांधी जी के लिए ये भी बात है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की भी अगर लाइफ कोई खराब करने वाले हैं तो वो व्यक्ति गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का काम ये था कि गांधी जी के साथ गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस के साथ रह करके सुभाष चंद्र बोस की कैसे। अगर सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन मैं एक बात फिर से ये बात कहता हूँ कि अगर सुभाष चंद्र ही सर्वे सर्वा होता तब भी एक चीज गलत हो जाती। जहां पर सत्ता एक जगह एकत्रित हो जाती है वहीं पर क्या होता है, कहीं न कहीं उस सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है। सत्ता एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, केंद्रित नहीं, केंद्रीकरण होना चाहिए लेकिन विभाजन होना चाहिए। जैसे हमारे भारत में जो विभाजन है वो अच्छी बात है, जो केंद्रीकरण एक हाथ पे, जैसे राजा है निरंकुश शासक हो जाता है तो निरंकुशता उत्पन्न हो जाती है, और निरंकुशता जब हो जाती है तब क्या होता है, अच्छा होता है बुरा होता है? विनाश नहीं कह सकते तो बुराई तो कह ही सकते हैं। ठीक, ये बात आ जाइए कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन जब गांधी इरविन समझौता हो गया, गांधी इरविन समझौता होने के बाद, ठीक, गांधी इरविन समझौता होने के बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कब? 26 से 29 मार्च 1931। ठीक, 26 से 29 मार्च 1931 यहीं पर गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया है। गांधी इरविन समझौते का क्या किया गया? गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कर दिया गया कि अब गांधी इरविन समझौता मान्य। इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पहले बात बता दें आपको, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव पारित किए गए। मौलिक अधिकारों व राष्ट्रीय आर्थिक नीति के बारे में बात कही गई। राष्ट्रीय आर्थिक नीति कार्यक्रम की बात कही गई थी कि आर्थिकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन को कांग्रेस का राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज ही कहा जाता है। इस अधिवेशन को कांग्रेस का राजनीतिक प्लस आर्थिक दस्तावेज भी कहा जा सकता है। ध्यान रखना, कराची अधिवेशन को कांग्रेस का राजनीतिक और आर्थिक दस्तावेज भी कहा जाता है। ठीक, राजनीतिक दस्तावेज कहा जाता है। अब हमारी बात सुनो, यह है दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ? और इधर गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया। समझौता होने के बाद ये कराची, कहाँ? ये गांधी जी चले हैं कराची में जा रहे हैं और रास्ते में पड़ता है पंजाब। एक रास्ते में पड़ता है पंजाब। कराची जब जा रहे हैं तो पंजाब में पहुंचे हैं तो ये
सूख गए ना ऐसे। ठीक, पंजाब पहुंचे हैं। अब पंजाब, हाँ ये हिंसा के पुजारी जब ये नट क्यों करते हैं? लेकिन यार इनके साथ कोई उनका वजन कितना था उनको सहारा करने के लिए? उनके साथ पूरी सेना ने किसी कंधे पर काम कंधे पर नहीं चला जा सकता है। अंधे को लाठी का ही सहारा होता है, हाथ का सहारा नहीं होता है। नहीं सर जी, गांधी जी के गले में जो माला डाली जाती थी जिससे बकरी ना खा जाए। चलो छोड़ो आ जाओ। गांधी जी पहुंचे पंजाब। अब पंजाब में पहुंच करके उन्होंने क्या किया? पंजाब में यहाँ की जनता ने क्या किया? ठीक, यहाँ की जनता, छोटे छोटे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, यहाँ की जनता ने काली पट्टी काले झंडे और गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे। गांधी जी का घोर विरोध किया गया पंजाब में। यहीं पर गांधी जी ने कहा कि गांधी तो मर सकता है। हालांकि लोगों ने कहा भी कि गांधी को मार दो, गांधी ऐसा काम नहीं कर सकते, इन्होंने गलत किया। यहीं पर कहा था गांधी जी ने, और यहाँ पर बल्कि नहीं कहा था, गए हैं कराची। इतना विरोध सहते हुए, बहुत इनकी बेइज्जती की गई पंजाब में, और सहते हुए पंजाब पहुंचे और वहाँ कराची पहुंचे। और कराची पहुंचने के बाद ये रोए भी हैं। ठीक, रोए भी हैं और उन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहे। और क्या हुआ? हालांकि इस विरोध ये पहले अगर हो जाता तो शायद गांधी जी बदलाव ला करके ये सुखदेव राजगुरु और इनको मना लेते, कहते, लेकिन गांधी इन्हें समझौता तो पहले ही हो चुका। और जब वहां पर पहुंचे हैं तब कराची में इन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहे। ठीक, गांधीवाद आज भी जिंदा और नहीं जिंदा ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये बात वहां पर कही गई थी। अच्छा, ये पहले बताओ, यहाँ पर ये बात नोट कर लेना, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। ये कब कहा गया? कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेज इस अधिवेशन को कहा गया, ये भी बात नोट कर लेना। ठीक, इस दस्तावेज को कहा गया, ये भी नोट कर लेना। इसके आगे चलो, अब चलते हैं गोलमेज सम्मेलन की तरफ। यहाँ तक बात समझ पाए हो नहीं? गोलमेज सम्मेलन हटा ले इसको। इसके आगे डालो गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, पहले बात तो गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? कोई डेट मैं बता सकता हूँ? जैसा हाँ 12 नवंबर 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। पहली बात तो गोलमेज सम्मेलन हुए कब है? गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई है 1930। ठीक, 1930 कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? कुल 3। ठीक, तीनों सफल रहे, कोई सफल रहा है? कोई सफल रहा है? तीनों असफल है। ठीक, केवल जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसी में कांग्रेस ने भाग लिया है, बाकी किसी में कांग्रेस ने भाग लिया। ठीक, कांग्रेस ने भाग लिया। पहली बार अगर इस गोलमेज सम्मेलन में पहली बार ब्रिटिश लोगों के साथ भारतीय लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। ब्रिटिश लोगों के साथ भारतीय लोगों को पहली बार बराबरी का दर्जा दिया गया है, गोलमेज सम्मेलन। और ये आयोजन कहाँ हुआ? ये गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ हुआ? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, याद रखना, यहाँ पर लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ये सम्मेलन हुए हैं।
उद्घाटनकर्ता, उस समय उद्घाटन किसने किया था? चर्चिल क्या है? चर्चिल क्या है? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री उस समय। डालिए, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता है ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ठीक, ध्यान रखना, ये गोलमेज सम्मेलन के जो शुरुआत हुई थी उसके उद्घाटन का। और अध्यक्ष कौन है इसका? अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड, ये पीएम है वहां के उस समय। ठीक, ये प्रधानमंत्री हैं। और इस समय भारत का वायसराय, भारत के वायसराय कौन है? इरविन, लॉर्ड इरविन। इस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वायसराय है। और इन्होंने क्या किया? अब गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया गया। इस सब शुरुआत हुई। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन रैमजे मैकडोनाल्ड अगर इरविन पर कोई दबाव डालेंगे, क्या इरविन मानने से इनकार करेंगे? नहीं, मालूम है कि अगर ऐसा करेंगे तो हटा के अलग फेंक दिए जाएंगे। भाई, सबको अपनी कुर्सी प्यारी, इसीलिए तो इन्होंने गांधी इरविन समझौता हुआ तभी। अब डालिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये तो बात शुरुआती गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटन की बात। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। पहले ब्रैकेट में लिख लेना असफल, सफल मत लिख लेना। ठीक, असफल रहा। अच्छा, आयोजन 12 नवंबर, आयोजन 12 नवंबर 1930 से कब तक? 19 जनवरी 1931। 19 जनवरी 1931। ठीक, ये आयोजन किया गया कहाँ? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। जो उद्घाटन करता है जो ब्रिटिश जॉर्ज पंचम और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। इस कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 89 सदस्य थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और इतने सदस्य शामिल हुए। और इसमें भी देखो, इसमें भारतीयों की संख्या कितनी, भारतीय सदस्य कितने शामिल हुए थे? देखो, कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन 76 भारतीय शामिल हैं। और बचे कितने? 13 ब्रिटिश के लोग। ठीक, 13 लोग ब्रिटिश के और 76 लोग भारतीय। इतने लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसमें भारतीय सदस्यों में, अगर भारतीय सदस्यों की बात की जाए, उनमें भी आपको बहुत सारे छोड़ करके कुछ सदस्य बताते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, गंगा सिंह, जय सिंह, श्रीनिवास शास्त्री, जयकर और कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और बात इन लोगों के बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, गंगा सिंह, इन सब लोगों के सदस्य सहमति भी साथ में नहीं बन पाई। इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? असफल हो गया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तब इरविन पर दबाव डाला गया और इरविन से कहा गया कि कैसे आप वहां वायसराय हो, क्या कर रहे हो? तो अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आपको यहाँ तुरंत छोड़ देना चाहिए, आप यहाँ चले आओ। भारतीयों को कुछ तो सुविधाएं दो, कुछ तो बताओ, क्या करना चाहते हो? जब कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं, अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाती तो शायद समझौता हो जाता।
जब दबाव डाला गया तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया, जो गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होने के बाद कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई। जब कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन के बाद ये समझौता हो जाता है कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल। ठीक, क्या हुआ तब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखना, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक लॉर्ड इरविन ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा भारतीय, ज्यादा विशेष कोई हाय तौबा नहीं मचाई गई। ठीक, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, 7 सितंबर 1931 से कितना रहेगा, 1 दिसंबर 1931, ये डेट है। इस डेट पर क्या हुआ, 1 दिसंबर है, ध्यान, 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लगाया गया। कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए एक मात्र प्रतिनिधि कौन है, गांधी जी अकेले, एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी शामिल हुए। कहाँ, वहां पर गए। पहले तो गांधी जी को क्या सभी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। SS राजपुताना जहाज, हम 60 शब्दों में लिख रहे हैं, राजपुताना नामक जहाज, राजपुताना नामक जहाज पर बैठे हैं और बैठ करके लंदन, जहाज पर लंदन बैठ करके लंदन रवाना। हाँ, लंदन रवाना हुए। लंदन पहुंचने से पहले, लंदन जब पहुंच गए और पहुंच करके इनको किंग्सले हॉल में ठहराया गया। ठीक, किंग्सले हॉल में ठहराया गया। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें जिसका किताबों में कम उल्लेख मिलता है। किंग्सले हॉल में जब ठहराया गया था तब जॉर्ज पंचम इनसे मिलने के लिए आए। मिलने के लिए क्या, जॉर्ज पंचम और रैमजी मैकडोनाल्ड ने इन्हें मिलाने की कोशिश की। जब जॉर्ज पंचम से गांधी जी मिले हैं तो उन्होंने ये बात कही, जब मेरा बेटा आपके वहाँ गया था तो आप लोगों ने उस बेटे का विरोध क्यों किया था, उसे क्यों काली पट्टी दिखाई थी, क्यों ऐसा किया। उन्होंने तो गांधी जी ने जानते हो क्या जवाब दिया। गांधी जी ने कहा कि मैंने आपके बेटे का विरोध नहीं किया, मेरे यहाँ तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, आपका विरोध नहीं किया गया ना, आपके बेटे का विरोध, उनके कानूनों के विरोध है, उनका विरोध किया गया, वो कानून लाने के लिए। तब ये बात बनी थी। हालांकि वो उनसे मिले थे, वो बात की बात बताते हैं। ये समय जब लंदन पहुंचे वहीं ठहराया गया। सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, देखना, सरोजनी नायडू प्लस मदन मोहन मालवीय, ये दोनों लोग भी शामिल हुए थे। कांग्रेस ने इनसे कहा था कि हमारी तरफ से जाओ, लेकिन इन दोनों को भेजने वाला कौन है, गवर्नर जनरल की तरफ से सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गए, विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कुल इसमें सदस्यों की संख्या है 111 सदस्य शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजपुताने के राजा गंगा सिंह, किली और इमाम साहब, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद इकबाल, घनश्याम दास बिजला और SK दत्ता इत्यादि लोग शामिल हुए। जब वहाँ बात चली, वहाँ देखो, उधर वो अपने पाकिस्तान की मांग करने लगे, इधर डॉक्टर BR अम्बेडकर अस्पृश्यता के बारे में अपनी जानकारी देने लगी। तो कई चीज़ों को जब मिलाकर के बात उत्पन्न हुई
तो वहाँ पर गांधी जी जवाबदेही तय नहीं कर पाए। जब जवाबदेही तय नहीं हो पाई तो फिर से बात नहीं बन पाई। जब लोगों के बाद भारतीयों की बात से भारतीयों की ही एक मत नहीं हो पाया तो उन अंग्रेजों के बीच में क्या सहमति थी। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा, वहां से निकलना या चलना ही उचित समझा। और इस सम्मेलन के दौरान पहले तो आपको बता दें, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन था उसकी सीढ़ियों पर जा रहे हैं, ठीक, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, यहाँ तक क्या बनाते सीढ़ी, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। और सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान मिस्टर चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न, देखो इसमें ध्यान रखना, ये चीजें कई जगह आपको अलग अलग मिल सकती हैं। मिस्टर चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न या तथा देशद्रोही फकीर कहा था। अब हमें बताइए, मिस्टर चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था या देशद्रोही कहा? देशद्रोही फकीर। और देशद्रोही अर्धनग्न किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। फ्रैंक मोरिस ने अर्धनग्न फकीर कहा था? नहीं, देशद्रोही फकीर कहा। देशद्रोही फ्रैंक मोरिस ने कहा था, अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर, ठीक। यहाँ पर क्या लिखे? विंस्टन चर्चिल, तुक्का मत मारना, फ्रैंक मोरिस। अब हमें बताइए क्या दोनों सही है कि गलत? सही है। अर्ध देखो, यहाँ पर पहली बात जब ऊपर चढ़े हैं तब फ्रैंक मोरिस ने, अगर कुछ स्टैंडिंग किताबें पढ़ो तो उन्होंने अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था कि अर्धनग्न फकीर है, तब ये पत्रकार है फ्रैंक मोरिस। और ये विंस्टन चर्चिल क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री, जो इन्होंने कहा कि ये अर्धनग्न फकीर नहीं, ये तो देशद्रोही फकीर है, ऐसी बात कही गई थी। हालांकि उल्लेख अधिकतर इसका यही मिलता है कि अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा, देशद्रोही फ्रैंक मोरिस ने। इसका उल्लेख जैसे मिला है वैसे आपको, ठीक, ये बात आ जाए। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर, फ्रैंक मोरिस ने देशद्रोही फकीर भी कहा था। ये बात आती है जब जॉर्ज पंचम, अच्छा हाँ, जब इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उस समय भारत सचिव कौन था? अभी एक तो रह गया केंद्र में, अभी एक भारत सचिव। देखो जॉर्ज पंचम का, यहाँ पर हम गलती भी कर रहे हैं तो वो बात अब सुधार दें। जॉर्ज पंचम को जब गांधी जी ने मुलाकात करवाई थी उस समय भारत सचिव थे सैमुअल होरे, उनका नाम है सैमुअल होरे। सैमुअल होरे ये क्या है? ये भारत सचिव है, ध्यान रखना। भारत सचिव सैमुअल होरे ने मुलाकात करवाई थी जॉर्ज पंचम। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी और रियासत के राजाओं ने अपना अधिकार जताया। हमारी बात समझना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग कही और रियासत के राजाओं ने अपना अधिकार जताया। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन समाप्त कर दिया गया, लेकिन असफल रहा। गांधी जी जब वहां से निकले हैं, अब भारत में पहुंचे हैं, इनका बहुत सारे लोग स्वागत करने के लिए तैयार है कि गांधी जी कुछ लेकर के आए। क्या फैसला लेकर के आए? जब गांधी जी को जवाबदेही तय नहीं हो पाई तो सर नचा लिया। उन्होंने कहा कि क्या कहा, कोई बता? नहीं, यहाँ पर रोटी और पत्थर की बात कहाँ पर है? यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने जो समझौता, मैंने अपने सम्मान के लिए समझौता नहीं किया, ठीक, मैंने अपने सम्मान के लिए समझौता नहीं किया, या मैंने अपने देश पर बट्टा नहीं लगने दिया।
बस इतनी बात कि मैंने अपने देश पर बट्टा नहीं लगने दिया, सम्मान के साथ मैंने समझौता नहीं किया, या देश को मैंने बंटने नहीं दिया, मैंने भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये बात कही है गांधी जी ने। इसी समय वायसराय, अब जब गांधी जी वापस आ गए तब तक इरविन चले गए। क्या समय हो गया ना? थोड़ी देर और रुक जाओ। हाँ? क्या बोल? सुनो तो और सुन लो फिर। जब वापस आए तब तक, इस समय जब गांधी जी वापस आए तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलिंगटन। लॉर्ड बेलिंगटन थे। अब लॉर्ड बेलिंगटन आते, अब जब सम्मेलन भी असफल हुआ, अब इसके बाद में क्या होता है वो अगले दिन की बताइए। जहाँ पर दिक्कत लगे वो पूछ के चला। क्या इससे ज़्यादा स्पीड में पढ़ाने से हमें लगा छूट जाएगा, और हिस्ट्री में 5-6 क्लासों में हो क्या।